सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट से है। अब देखा होगा कि जो 12th साइंस है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत क्या होते हैं अवयवी कण, एक नया नाम है अवयवी कण। पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण उनका आकार व आयतन जो है वो निश्चित हो जाता है। ऐसे पदार्थ जो है उनको क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ। अब ये अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो आता है अणु, एक इसके अंदर आता है परमाणु और एक इसके अंदर आता है आयन। यानी अवयवी कण जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, अणु, परमाणु या आयन। ये नाम बार बार में आएंगे इस यूनिट में, तो अणु, परमाणु या आयन। यानी अवयवी कण जो होते हैं या अणु के रूप में हो, एटम हो, या मॉलिक्यूल के रूप में हो, या आयन के रूप में हो, ये जो अवयवी कण हैं वो बिल्कुल पास होंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनकी आकार व आयतन जो होता है वो निश्चित हो जाता है। ऐसे कंपाउंड सॉलिड स्टेट या ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये तो एक सॉलिड स्टेट। इसके अलावा पदार्थ जो होता है, ठीक है, जो मैटर होता है वो टोटल आपने देखा होगा 3 प्रकार का होता है, जिसके अंदर एक तो आता है ठोस, एक आता है द्रव और एक आता है गैस। ठोस जो होता है उसमें अवयवी कण बिल्कुल पास होते हैं। द्रव जो आता है उसमें अवयवी कण थोड़े दूर होते हैं। और गैस आता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं, जो अणु, परमाणु या आयन के रूप में हमने लिए हैं, वो और भी दूर होते हैं। तो ये जो यूनिट है सॉलिड स्टेट, इसके अंतर्गत अभी अब 12th में पढ़ रहे हैं। जो लिक्विड स्टेट है वो भी 12th में आएगी और जो गैसियस है वो 11th क्लास में है। तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की कि अवयवी कण जो होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। उनके अंतर्गत जो अंतराकाशीय स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। यानी अवयवी कण जो होते हैं उनके अंदर अंतराकाशीय इंटरकोस्टियल जो स्पेसीज होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं। इसमें छोटे जैसे चौंक है, इस चौंक में आप देखोगे तो इसमें अवयवी कण बिल्कुल पास है। अणु, परमाणु या आयन जो है बिल्कुल निश्चित ज्योमेट्री में व्यवस्थित है, बिल्कुल पास है। चौंक भी कई प्रकार की आती है, जैसे कि आपने ये चौंक देखा, एक चौंक और आती है जो बिल्कुल से लाइट वेट में आती है, एक चौंक और आती है जो बिल्कुल से लाइट वेट में आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अवयवी कण जो हैं, जो अणु, परमाणु या आयन के रूप में लिए हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास या थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण उनका वेट डिसाइड होता है कि कई चीज़ ऐसी होती है जो इतनी बड़ी होती है और कोई चीज़ इतनी होती है जो इतनी बड़ी होती है। जो इतनी बड़ी है और एक इतनी बड़ी है, दोनों का वेट बराबर क्यों आता है, क्योंकि उनमें अवयवी कण जो है उनकी ज्योमेट्री कैसे है कि अवयवी कण या तो दूर है, तो दूर है तो वो थोड़ी आकार बड़ा हो जाएगा, और अवयवी कण बिल्कुल पास है तो आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे पत्थर है वो इतना बड़ा है और उसके अंदर अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन ये बिल्कुल पास है, तो उसके पास होने की वजह से आप देखते हो कि उसको आप पानी में डुबोते हो तो वो पानी में डूब तो जाता है, लेकिन अंदर तक पानी नहीं जा पाता है। ठीक है, और इतना ही बड़ा है और इतने ही वेट की एक ईंट होती है, थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको पानी में डुबोते हैं तो पानी अंदर तक चला जाता है। मतलब अवयवी कण थोड़े दूर हैं। तो यही कारण है कि कोई पदार्थ छोटा है या कोई पदार्थ बड़ा है, वो आकार से डिसाइड नहीं हो रहा है, उनका वेट कैसा है। तो वेट का कैसे पता चला, अवयवी कणों की वजह से कि अवयवी कण जो होते हैं वो किस प्रकार से किस ज्यामिति में व्यवस्थित है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि एक टॉपिक आता है जिसमें आता है ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। इसमें एक टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं उनके टाइप्स क्या है। तो सॉलिड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बहुत बार आते हैं ये। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तो आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो आता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड 2 प्रकार के सॉलिड होते हैं, जिसके अंतर्गत क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको तो बोलते हैं साधारण भाषा में देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसको कहेंगे क्रिस्टलीय। और ये जो होता है इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। हिंदी मीडियम में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप इसको याद करने का बिल्कुल से शॉर्ट ट्रिक्स है वो याद कर लीजिए। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ज्यामिति के आधार पर होता है, प्रकार के आधार पर होता है। ठीक है, गलनांक अवतरणांक के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने की एक बिल्कुल से शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है जाग
पड़सी देश। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जाग पड़सी देश। यदि आपको ये नाम याद हो जाएगा तो आप इसमें पूरा को पूरा जो याद करने का तरीका है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जाग। जाग में क्या हो गया, जय जो है वो गया यहाँ पर ज्यामिति। जैसे मैं यहाँ लिखता जाता हूँ साथ साथ में ज्यामिति, ये तो हो गया ज्यामिति। ज्यामिति हो गया इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जाग। और गय जो है इसका मतलब हो गया यहाँ पर गलनांक, गलनांक, ये हो गया गलनांक। गलनांक हो गया यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया जाग। फिर पड़सी, पै, पै जो है वो आ गया यहाँ पर प्रकार। प्रकार का मतलब हो गया टाइप्स, टाइप। और पड़सी, सै जो है इसका मतलब हो गया यहाँ पर शीतलन ग्राफ, शीतलन ग्राफ। ठीक है, ये हो गया शीतलन ग्राफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग जो इसका ग्राफ है वो। इसके बाद में जाग पड़सी देश, दे जो है इसको बोलेंगे देशिकता, देशिकता। ठीक है, और से जो है, से जो है इसका मतलब हो गया यहाँ पर जैसे 6 नंबर पॉइंट हो गया, से को अपन बोलेंगे संपीड्यता, संपीड्यता। संपीड्यता मतलब इसके अंदर इसकी बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी होगी संपीड्यता। तो आप देख लीजिए जाग पड़सी देश, यदि आपको ये याद हो जाएगा तो आपके वो 6 के 6 पॉइंट पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में 7वां जो पॉइंट आता है वो आता है एग्जाम्पल्स। यदि आपको ये ट्रिक्स पूरी की पूरी ये ट्रिक याद है तो आप इस पूरे के पूरे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को आराम से याद कर सकते हो। अब अपन 1 बाय 1 देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। जैसे ज्यामिति, ज्योमेट्री। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, पहले मैं इनके एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल हो गए यहाँ पर ZnS हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, एटसेट्रा। जैसे इनके एग्जांपल हैं। या इसके अलावा जो सारी जो मेटल्स हैं वो भी इसी श्रेणी में आती है, मेटल्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे इसके अंदर आ गए। जो नॉन क्रिस्टलाइंस हैं इनको एमॉर्फस भी कहा जाता है, एमॉर्फस सॉलिड। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है एमॉर्फस सॉलिड जो है वो क्या है, मॉर्फस, एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड क्या है, 2017 के एग्जाम में शायद ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है एमॉर्फस सॉलिड, इनको क्यों कहा जाता है, देखेंगे इनका आंसर भी। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, एक तो आता है एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा कांच, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आता है प्लास्टिक, कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, रबर एटसेट्रा, ये इसके अंतर्गत आ गई। अब आपको मैंने एग्जांपल पहले क्यों बताया कि आपको पता चल जाए कि ऊपर वाली चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये आपको एग्जांपल पहले ध्यान होने चाहिए ताकि आप ऊपर वाली चीज़ें जो आसानी से बता सको। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी सॉलिड हैं, बिल्कुल कंप्रेस्ड हैं बिल्कुल से। और ये जो चीज़ें हैं कांच वगैरह, इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, रबर वगैरह में इलास्टिसिटी पाई जाती है, कांच भी इलास्टिक होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की कांच होते हैं, देखेंगे अपन। सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसे क्रिस्टलाइन की। तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा निश्चित होती है, निश्चित। इनकी ज्योमेट्री हमेशा निश्चित होती है क्योंकि इसके अंतर्गत अपन इसको एक बार किसी चीज़ में डाल देते हैं तो वो डल जाता है, फिक्स रह जाता है। तो ज्योमेट्री निश्चित है, जैसे कि कोई भी मेटल है वो एक निश्चित ज्योमेट्री में व्यवस्थित रहता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है यहाँ पर अनिश्चित, अनिश्चित, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। जैसे आप प्लास्टिक है, इसको आप ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ सकता है, रबर वगैरह मुड़ सकता है। कांच है, उसमें भी इस प्रकार से इलास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री है वो आप देख रहे हैं कि ये तो निश्चित है और ये है अनिश्चित। इसके बाद में गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो गलनांक का मतलब हो गया कि इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, इनका गलनांक हमेशा निश्चित होता है। क्योंकि गलनांक निश्चित का मतलब हो गया कि एक स्पेशल प्रकार के टेम्परेचर पर ही ये क्या होंगे, गल जाएंगे। जैसे कि कोई भी मेटल है उसका अलग अलग गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी उसको उतने ही टेम्परेचर पर अपन गर्म करेंगे ना तो ही वो गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो गलनांक है वो हमेशा अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब हो गया जैसे कांच है, प्लास्टिक है, इन सब का कोई गलनांक बिंदु फिक्स नहीं है। ये आराम से पहले थोड़े थोड़े गलते हैं, फिर किसी भी टेम्परेचर पर गलने लग जाते हैं, या कम या अधिक, इनका कोई फिक्स नहीं है। तो इनका जो गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा अनिश्चित होता है। फिर प्रकार, इनका गलनांक निश्चित होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, इनको
वास्तविक ठोस कहा जाता है। ठीक है, जो रियल सॉलिड है वो ये हो गए। और इनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो निश्चित नहीं है। तो गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री पेपर 2015। ठीक है, वर्ड में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। एमॉर्फस सॉलिड, अतिशीतित द्रव्य, इसको क्यों कहा जाता है? अभी मैं क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन बताऊंगा, वो आप बिल्कुल से ध्यान से देखेंगे। तो इनका तो प्रकार ये प्रकार हो गया कि इनका गलनांक निश्चित होने के कारण इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, और इनका गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण इन्हें अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है शीतलन ग्राफ। ठीक है, इनका जो शीतलन ग्राफ का मतलब है इनको जैसे गर्म किया, गर्म करने के बाद में इनको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो ठंडा करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? इनका शीतलन ग्राफ जो होता है वो हमेशा असतत प्राप्त होता है, असतत। और इनका जो शीतलन ग्राफ है वो हमेशा सतत प्राप्त होता है। असतत का मतलब क्या होता है कि इनको जब ठंडा करेंगे तो ये एक साथ ठंडे नहीं होंगे। जैसे कि आपने किसी भी सॉलिड चीज़ को ठंडा किया तो वो पहले क्या हो गया कि ऊपर एक परत बनेगी, नीचे से गर्म रहेगा, तो नीचे से बिल्कुल से लिक्विड रहेगा, फिर उसके बाद में और ठंडा होता होता सारा सारा ठंडा हो जाएगा। तो इनका शीतलन ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? असतत प्राप्त होता है। असतत का मतलब हो गया कि इस प्रकार से ये होता है, इसको बोलते हैं शीतलन ग्राफ असतत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, असतत प्राप्त होता है। और इनका जो शीतलन ग्राफ है वो क्या होता है? सतत प्राप्त होता है, यानी ये एक साथ इस प्रकार से धीरे धीरे होते होते यहाँ तक ये ठंडे होने लग जाते हैं। तो ये होता है सतत, तो असतत होता है, ये सतत होता है। फिर आता है देशिकता। देशिकता का मतलब होता है कि किस प्रकार की दिशा में इनकी व्यवस्था होती है। तो ये जो होते हैं ये इस प्रकार, इसमें विषम देशिकता का गुण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित, विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये जो होते हैं वो समदेशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। समदेशिकता, एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं। तो देशिकता होगी, इसमें विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी विषम देशिकता का मतलब ये हो गया, जैसे असतत शीतलन ग्राफ है तो ये विषम देशिकता आ रही है, तो विषम देशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें समदेशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में बहने लग जाए तो उसी दिशा में चलते जाते हैं। तो ये हो गया समदेशिकता का गुण, ये प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में आता है संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता का मतलब हो गया कि ये पदार्थ कैसे होते हैं। तो ये पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं संपीड्य व कठोर। संपीड्य यानी कंप्रेस्ड हो सकते हैं, व कठोर, संपीड्य व कठोर होते हैं। यानी इन पदार्थों को क्या करते हैं कि किसी चीज़ में दबाते हैं, किसी चीज़ से दबाते हैं तो आसानी से दबते नहीं। जैसे आपने कोई भी धातुएं देखी है, मेटल्स वगैरह, तो लोहा वगैरह, सोना चांदी है, इनको आप दबाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं दबेंगे। तो ये संपीड्य व कठोर होते हैं। ठीक है, इनको दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं दबते हैं। और ये जो होते हैं वो असंपीड्य, असंपीड्य, असंपीड्य व मृदु होते हैं। मृदु का मतलब हो गया कमज़ोर। ठीक है, ढीले होते हैं, बिल्कुल से लचीले। तो असंपीड्य व कठोर होते हैं, अर्थात इनको दबाया जाए तो आसानी से दब सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, आपने देखा इसको खींचेंगे तो खिंच जाएंगे, और दबाएंगे तो दब जाते हैं। तो असंपीड्य व मृदु होते हैं, और ये संपीड्य व कठोर होते हैं, अर्थात इनको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से नहीं दब पाएंगे। तो ये संपीड्य व कठोर होते हैं। तो इसके अंदर एक खास बात होती है धात्विक चमक। जो मेटल होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। किसी भी मेटल को आप दो बराबर भागों में काटते हो, जैसे कोई मेटल है इसको दो बराबर भागों में काट के ऐसे कर लेते हो, चाहे कितनी पुरानी मेटल हो बाहर से, तो इसको दो बराबर भागों में यहाँ से काटोगे तो इस प्रकार दो टुकड़े कर लेंगे, तो दो इसकी जो सरफेस है दोनों साइड की सरफेस, उनको आप देखोगे तो एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक जो है वो आपको दिखाई देगी। इसके अंदर एक चमक सी दिखाई देगी। आप किसी भी लोहे को काट के देख लो, चांदी सोना किसी को काटोगे, ऊपर ऊपर से तो गंदा सा लग रहा है लेकिन अंदर से एक धात्विक चमक दिखाई दे रही है। तो ये इनका एक विशेष गुण है कि जो संपीड्य व कठोर कंपाउंड्स है वो क्या हो गए, एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक लिए हुए होंगे। और असंपीड्य व कठोर जो पदार्थ होते हैं वो एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक लिए हुए नहीं होते। जैसे किसी प्लास्टिक कांच वगैरह को काटते हैं तो इसमें कोई प्रकार की चमक दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है इनमें क्या अंतर है। तो इसको आप याद कर सकते हो जाग पड़सी देश से, जाग पड़सी देश से आप इसको याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया अतिशीतित द्रव्य वाला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
मैंने आपको बताया इस वास्तविक ठोस है, अतिशीतित द्रव्य है, इनके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, समदेशिकता और विषमदेशिकता अभी मैंने आपको बताया, तो दिखाया समदेशिकता और एक विषमदेशिकता। ये समदेशिकता का गुण है, विषमदेशिकता गुण, ये एग्जाम में 2017 के पेपर में पूछा गया है और ये सप्लीमेंट्री पेपर 2015 में पूछा गया। सप्लीमेंट्री पेपर 2015, ये 2015 सप्लीमेंट्री पेपर में पूछा गया प्रश्न है। और ये जो समदेशिकता विषमदेशिकता है ये मेन एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये अतिशीतित द्रव्य है एमार्फस सॉलिड, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, ये जो अभी मैंने आपको बताया था इसमें प्रकार, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पुरानी जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतों की खिड़कियाँ, पुरानी इमारतों की खिड़कियाँ ऊपर से पतली व नीचे से मोटी होती है क्यों? ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पुरानी इमारतों की जो खिड़कियाँ होती है वो ऊपर से पतली व नीचे से मोटी होती है क्यों? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहीं से ही है। अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो मैंने बताया था वास्तविक ठोस जिसको बोला ट्रू सॉलिड, ठीक है, और दूसरा जो है वो मैंने बताया अतिशीतित द्रव्य, अतिशीतित द्रव्य। अतिशीतित द्रव्य को मैंने बताया था एमार्फस सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। तो दो प्रकार के बताए मैंने, वास्तविक और अतिशीतित द्रव्य। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था 2015 सप्लीमेंट्री पेपर में, और बाद में भी आए हुए क्वेश्चन से आप जरूर देखिए क्वेश्चंस को। तो पुरानी इमारतों की खिड़कियाँ ऊपर से पतली व नीचे से मोटी होती है क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, उनका आंसर देना पड़ता है। इसका आंसर जब आप दोगे तो क्या लिखोगे कि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो होते हैं ये इनमें द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अतिशीतित द्रव्य होना। यानी ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है वो अतिशीतित द्रव्य कहलाते हैं। तो अतिशीतित द्रव्य की वजह से क्या होता है, पुरानी इमारतों की खिड़कियाँ जो होती है वो ऊपर से पतली नीचे से मोटी होती है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ये कांच है, जैसे कोई भी पुरानी इमारत है उनके अंदर एक खिड़की लगी हुई कांच है, इसके ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो इसके अंतर्गत कोई भी जो आप देख रहे हैं अवयवी कण जिसको मैंने अणु परमाणु या आयन के रूप में बताया है वो इस प्रकार से एक निश्चित ज्यामिति में एक बार के लिए व्यवस्थित हुआ। फिर इसके बाद में जो इसके ऊपर सनलाइट बराबर पड़ती जाएगी तो ये क्या होते हैं, अपनी जो खुद ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री को खो देते हैं, और अपनी ज्योमेट्री को जो खुद की ज्योमेट्री है वो खोई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अव्यवस्था आ जाती है। जैसे कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो ये पहले व्यवस्थित क्रम में थे, फिर अव्यवस्थित क्रम में आ गए। इसलिए क्या हो गया कि ये जो ही क्या हो गया, इनकी जो ज्योमेट्री है वो अपने मेन ज्योमेट्री से विक्षेपित हो गई। तो इनके जो अवयवी कण हैं, अणु परमाणु या आयन, ठीक है, एटम है या उसका मॉलिक्यूल है या इसका आयन है, वो क्या हो गया, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो जो नीचे की तरफ आएगा तो बहना शुरू कर देगा। जैसे जैसे बहना शुरू करेगा तो ऊपर से ये पतला होता जाएगा और नीचे से मोटा होता जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाएगी कि इस प्रकार से हो जाएगा ये कांच, ऐसे एक कांच ऐसा हो जाएगा कि ऊपर से तो पतला होता जाएगा, नीचे से मोटा होता जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो आप नई नई गाड़ियाँ लेते हो तो उस समय उनके हेडलाइट्स जो होते हैं वो बिल्कुल से चमकदार होती हैं, बिल्कुल से इसके अंदर जो अंदर का बल्ब है वो आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे ऐसी हो गई या कोई ऐसी हेडलाइट है जिसके अंदर यहाँ बल्ब लगा हुआ है, तो आप जैसे जैसे इनका टाइम जाता है, जैसे जैसे गाड़ियाँ पुरानी होती जाती हैं तो आप देखते हो कि ये जो इसकी हेडलाइट्स का जो ऊपर का कांच है वो बिल्कुल से वाइट होने लग जाता है, वाइट होते होते और फिर बाद में जाके पीला पड़ जाता है। एक बार थोड़ा थोड़ा वाइट सा दिखेगा, फिर उसमें पीलापन आ जाएगा, फिर वो पूरा का पूरा पीला हो जाएगा। इतना पीला हो जाएगा कि अंदर का बल्ब जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो रोशनी यहाँ तक भी नहीं जा पाएगी। इसका कारण है अतिशीतित द्रव्य। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि ये जो हेडलाइट्स वगैरह होते हैं, गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं, इनके जो मिरर हैं वो धुंधले क्यों पड़ जाते हैं। उसका रीज़न भी क्या है, यही है कि इसके अंदर अतिशीतित द्रव्य पाया जाता है, अर्थात द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये द्रव्य के समान बहने की प्रवृत्ति होगी तो इसमें क्या होगा, अवयवी कण जो होते हैं अपनी ज्योमेट्री जो है वो खो देंगे, और अवयवी कण एक बार अपनी ज्योमेट्री खो देंगे तो ये धुंधले पड़ जाएंगे। इसी कारण क्या होता है, इसका कलर जो है वो पीला पड़ जाता है। तो ये होता है इसका आंसर।
चोर जो होते हैं वो विशेष ध्यान रखते हैं जो पुरानी जो इमारतें होती हैं उनके अंदर। पुरानी इमारतों में क्या होता है कि जो खिड़कियाँ होती है उनको पता है, तो जिन पुरानी इमारतों में खिड़कियाँ लगी हुई है वो यहाँ से तोड़ते हैं उन्हें। यहाँ से तो मोटा है, यहाँ से पतली है, पतली तो यहाँ से ज़रा सा ऐसे मारेंगे इमारतें टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ से कच्ची हो चुकी है, यहाँ से मोटी हो चुकी है। तो ऐसे क्या होता है, यहाँ से तोड़ने के बाद एक बार कांच टूट जाता है, वो धीरे धीरे टूटता जाता है। तो ये होता है दरवे के समान जो पहनने की प्रवृत्ति है वो। पुरानी इमारतों की खिड़कियाँ ऊपर से पतली व नीचे से मोटी होती है, क्यों? इसका आंसर इस प्रकार से हम दे सकते हैं, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हम कैसे भी बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि एक तो सॉलिड स्टेट के अंतर्गत मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसके अंदर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन देखा। इसमें टाइप्स मैंने याद करने का तरीका बता दिया आपको कि किस किस प्रकार से याद करोगे। जाग पड़सी देश, ये शॉर्ट है। जाग पड़सी देश, ज्यामिति, गलनांक, प्रकार, शीतलंग्राफ, देशिकता, संपीड़िता और एग्जाम्पल, इनमें आप आसानी से याद कर सकते हो। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास जो पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होते रहे। मैं लेके आता हूँ आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।